हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का क्लास 9 का, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है दैट इज लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। कुछ एक्टिविटीज आपको दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है, राइट। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। अब हमने क्या ये एक्टिविटीज दी हुई है, हमने बताना है ये विद रीजन कि इस ये जो एक्टिविटीज है इनमें साइंटिफिकली वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, राइट। अगर हम जनरल लाइफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब में जो है आपका वर्क डन हो ही रहा होगा, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे साइंटिफिकली ये यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे आपका वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो साइंटिफिक हमें यहाँ पे रीजन देना है, साइंटिफिक जो है यहाँ पे हमने आंसर करना है, राइट। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि वर्क डन आपको एक बार मैं वर्क डन जो है उसका क्या मतलब था, वर्क डन आपका कब होता है, उसके लिए दो कंडीशंस थी। पहला था आपका फोर्स, कि आपका ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो, बट फोर्स अप्लाई होना ही आपका जस्ट सफिशिएंट नहीं था, अप्लाइंग द फोर्स इज नॉट इनफ। उसके साथ क्या है कि जब आपका फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट, उस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है उस लाइन के अलोंग आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए जिस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट। उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, राइट। तो ये आपका वर्क डन होगा जब आपका फोर्स अप्लाई हो रहा हो और उस फोर्स की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो इन द सेम और द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, right, that will be your, right, and that will be your work done, right। तो पहला जो हमें तो फर्स्ट जो एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी हुई है that is सुमन is swimming in a pond, कि एक पर्सन है जो कि एक पॉन्ड में, राइट, एक तालाब में जो है स्विमिंग कर रहा है, राइट। तो अब देखिए स्विमिंग करते हुए हम जो है क्या क्या करते हैं, जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट। हम पानी को पीछे की डायरेक्शन में जो है उसको पुश करते हैं पीछे की तरफ और हम आगे की तरफ जो है मूव करते हैं, राइट। तो हम वहां पर क्या है आपका फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, राइट, और जो है आप मूव भी कर रहे हो, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या है कि वर्क डन आपका हो रहा है, राइट, वर्क इज डन, राइट, बिकॉज दोनों चीजें हो रही है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, राइट। मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक, राइट। तो डंकी जो है अपनी पीठ पर जो है लोड लेके बाहर लेके जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पक्का जो है कि भाई कहाँ यहाँ पे तो आपका वर्क हो रहा है, बट अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर आपका वर्क डन इज जीरो, देन कैसे आप कहेंगे कि वर्क डन यहाँ पे जीरो है। एक्चुअली क्या है, जो अब हमने आपने वर्क की डेफिनेशन दी कि वर्क डन क्या है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दैट applied force in the direction of force या along the line of action of force, मतलब जिस डायरेक्शन या जिस लाइन ऑफ एक्शन के along आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन के along जो है, उसी लाइन ऑफ एक्शन के along जो है आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखिए जब डंकी जहां लोड लेके जा रहा है वो जो है डिस्प्लेसमेंट उसको किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। लेकिन जो उसकी पीठ पर बैक पे जो लोड है वो जो फोर्स यानी कि फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो मूव कर रहा है आपका, राइट। वो मूव कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जबकि जो उसकी पीठ पे जो लोड है, जो वेट है, वो कहां पे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट। तो यहां पर क्या है कि यहां पर
फोर्स, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर दोनों एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो वर्क डन होगा वो आपका 0 होगा, राइट। वो मे बी आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा जो मैं आपको बता देता हूँ कि वो टेक्निकली वो वर्क डन 0 कैसे होगा, प्रूफ करके, राइट। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे देखें तो आप ये मानेंगे नहीं कि भाई जब कोई, राइट। और ये सेम जैसे कि ये आपकी एक्टिविटी दी है, ऐसे ही जब कोई भी कूली है या कोई भी पर्सन जो है अगर अपने सर पर कोई कुछ भी कुछ भी जो है लोड या वेट लेके मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका वर्क डन 0 होता है, बिकॉज वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह के जितने भी केसेस है जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो 0 होगा, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता देता हूँ, राइट। अब देखिए एक आपने एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बच्चे एक टॉय कार, आपने टॉय कार देखी होगी है ना, बच्चे टॉय कार से खेलते रहते हैं। तो मान लीजिए एक टॉय कार है और जो है एक बच्चे ने उसमें धागा बांधा हुआ है, राइट। और वो टॉय कार में धागा बांध के और उसको अपने यहाँ पर और उसको ऐसे कंधे पे रख के और उसको ऐसे लेके जा रहा है, राइट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या है, राइट, इस कंडीशन में क्या है, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। अब इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो तो हो रहा है इस डायरेक्शन में, भाई कार भी जो है ऐसे मूव कर, लेकिन इसमें फोर्स आप जो है उस डायरेक्शन में लगा, यहाँ पे एंगल पे फोर्स लग रहा है, जो थ्रेड है, राइट, जो थ्रेड है जो कि आपका इंक्लाइन है, उस राइट उस जो आपका थ्रेड है उसके थ्रू उस पे फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। देखिए कि भाई ये मान लीजिए एक आपकी टॉय कार है, ठीक है, ठीक है, ये टॉय कार हो गई, इसमें एक थ्रेड बांधा हुआ है और यहाँ पर, राइट, और ये यहाँ पर जो है राइट। तो क्या है कि ये जो है इसको टॉय कार को लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो ये बच्चा जो है इस कार को लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, इसके थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट, किस एंगल पे जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। और डिस्प्लेसमेंट आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, राइट, तो ये थीटा, राइट, दिस इज योर एफ, राइट, और ये देखिए, राइट, ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस होती है, राइट। तो हमने क्या करना है, इस फोर्स, ये फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा है उसका हमने x कंपोनेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कि जिसकी वजह से आपका जो कार है वो मूव कर रही है, वो एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इस फोर्स का x कंपोनेंट है, राइट। कि अगर ये इंक्लाइन फोर्स की वजह से जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से कार आपकी मूव कर रही है, राइट। तो वो फोर्स कितना होगा उसे निकालने के लिए लेट अस कंसीडर दिस एज एन ट्रायंगल। यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया और ये आपने इस डायरेक्शन में निकालना है कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है इस फोर्स की वजह से, राइट। तो ये है आपका Fx, राइट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स एक्चुअली ये फोर्स नहीं होगा, ये फोर्स होगा Fx, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितना होगा। अब यहाँ पे ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, राइट, और ये थीटा हो गया, दैट इज योर F, राइट, और ये दैट इज योर Fx। अब आपने cos थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos थीटा क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, राइट। अब यहाँ पर और यहाँ पर
जो बेस है वो क्या है आपका, बेस क्या है ये, और ये क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर, राइट। तो यहां पर आ जाएगा आपका fx यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज f, राइट। तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, राइट। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू, अगर f की टर्म में निकालें f cos थीटा, राइट। तो ये आपका fx जो जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका टॉय मूव कर रहा है वो होगा आपका f cos थीटा, राइट, राइट। अब देखिए, अब राइट, ये तो जब आपका किसी भी एंगल पे आपका मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जो आपका एंगल है, राइट, ये कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, राइट। अब इस केस में देखिए, अब इस केस में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। और आपको पता होगा कि जो cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री में cos 90 की जो वैल्यू है दैट इज 0, यानी कि की वैल्यू दो की जो वैल्यू है दैट इज 0। दैट मींस कि आपका ये फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, fx 0, या f cos थीटा क्या हो गया, 0, राइट। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला इस केस में होता है दैट इज f s cos थीटा, राइट। जब किसी एंगल पे आपका जब ऑब्लिकली फोर्स जो अप्लाई हो रहा हो देन आपका फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा क्या है आपका 0, तो वर्क डन क्या हो गया आपका 0। सो दैट्स व्हाई कि जब भी आपका परपेंडिकुलर ली जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, राइट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उस केस में आपका जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी 0, वर्क डन इज 0, ठीक है। तो जब आप इसमें रीजन जस्ट ये देंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई कि वो आपका वर्क डन 0 होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको समझा दिया है, जस्ट कि आपको पता हो कि कैसे जो है आपका 0 आ रहा है, राइट। सेकंड, a windmill is lifting water from a well। अब देखिए, विंडमिल जो है वो विंडमिल की थ्रू जो है वाटर कुएं में से पानी जो है लिफ्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि विंडमिल का यूज कर रहे हैं हम पानी को लिफ्ट करने के लिए, और पानी को लिफ्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें वर्क करना है, राइट। तो अपोजिट टू द ग्रेविटी यहाँ पे वर्क हो रहा है, दैट्स व्हाई कि जो ये आपका यहाँ पे वर्क डन है, फोर्स है आपका, फोर्स के अगेंस्ट आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। फोर्स यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी, दैट्स व्हाई इट्स देयर इज अ वर्क डन, वर्क इज डन। नेक्स्ट इज a plant is carrying out photosynthesis, राइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच जो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, राइट, राइट। तो ये आपका नो वर्क इज डन, राइट। नेक्स्ट इज योर इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। अब इंजन जो है ट्रेन को पुल कर रहा है, राइट, खींच रहा है, तो दैट्स द वर्क डन, बिकॉज़ फोर्स अप्लाई हो रहा है और जो आपकी ट्रेन है वो मूव भी कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क इज डन। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, तो वर्क इज डन। नेक्स्ट इज फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। आप फूड ग्रेन्स को धूप में सुखा रहे हो, राइट, तो ये आपका कोई वर्क डन होगा नहीं, ना डिस्प्लेसमेंट है ना फोर्स है, दैट्स व्हाई नो वर्क इज डन। नेक्स्ट इज सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की वजह से, विंड की वजह से जो सेल बोट है वो मूव कर रही है, तो विंड एनर्जी उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है और वो मूव भी कर रही है, मूविंग, राइट। तो अगर वो मूव ना करती देन आपका वर्क डन 0 होता, बिकॉज़ वो मूव भी कर रही है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वर्क is done, right। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is an object thrown at certain angle to the ground
moves in a curved path. आपने एक पत्थर, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन एंगल पे, किसी एंगल पे जो है ग्राउंड पे फेंकते हो आप, ठीक है। मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ, वो एक कर्व पाथ फॉलो करता है एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड, और फिर कुछ दूर जाके ग्राउंड पे गिर जाएगा। द इनिशियल द फाइनल पोजीशन of the path of the object lie on the same horizontal line, right? अब इनिशियल पोजीशन भी क्या थी, यहीं पे ग्राउंड पे थी, और फाइनल पोजीशन भी कहाँ है, ग्राउंड ही है, right? What is the work done by the force of gravity on the object? अब यहाँ पे उसने, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अब उसने ये नहीं पूछ रहा कि हम आपने जो फोर्स, जिस फोर्स से उसको अप्लाई किया, राइट, उसके बाद उसमें उसकी इनिशियल फाइनल पोजीशन चेंज हुई, तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका वर्क डन हुआ है कि आपने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसने यहाँ पर कितना वर्क डन किया, उसकी वजह से कितना वर्क डन हुआ। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो जो है आपका, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, राइट। तो यहाँ पर तो आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। देखिए ये है कि जो पत्थर कुछ दूरी पे जाके गिरेगा वो आपका जस्ट बिकॉज किसकी वजह से गिरेगा, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, दैट्स व्हाई वो जो है उसकी एक पॉइंट पे जाके जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी और वो जो है ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, राइट। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो उसकी पोजीशन में चेंज हुआ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में चेंज आया, राइट। अभी यहाँ मान लीजिए ग्राउंड पे वो इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन उसकी ग्राउंड पे कुछ दूर पे है, राइट। तो उसकी हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है उसमें चेंज आया, जबकि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वर्क डन तब माना जाएगा जब उसकी वर्टिकल जो है वर्टिकल पोजीशन में चेंज। मान लीजिए आप ग्राउंड से किसी हाइट पे और आप उसको छोड़ दें, राइट, तो ये जो है ये दोनों का डिफरेंस, ग्राउंड से वो कितने ऊपर था, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वर्क डन होगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इस केस में क्या है, इनिशियल पोजीशन भी उसकी ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे ही रखा हुआ था पत्थर, और अब भी फाइनल पोजीशन भी क्या है उसकी ग्राउंड पे ही है, राइट। तो दोनों पोजीशन यानी कि अगर हम उसकी हाइट की ग्राउंड से कितने ऊपर, तो जीरो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वर्टिकल जो डिस्टेंस है वर्टिकली अगर हम देखें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर की है, राइट। तो इस केस में जब वो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज जीरो, राइट। तो ये चीज आपने समझनी है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी आपका वर्क डन होगा वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल पोजीशन में चेंज आएगा, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, राइट। किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है 50 kg मास की, जिस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड, तो वो फोर्स कितना हो, तो फोर्स जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कि जो वर्क डन है, वर्क डन जो होता है हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। जब एनर्जी होगी तभी आपका वर्क डन होता है, जब एनर्जी में चेंज आता है, एनर्जी आपकी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, राइट। तो यहाँ पर जब आप राइट चेंज इन एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, दैट इज इनिशियली कितनी थी और फाइनल कितनी है, राइट, कितना चेंज आया उसमें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। मान लीजिए इनिशियल की बात कर रहे हैं तो इसको v1 मान लीजिए या इसको u मान लीजिए, हाफ एम यू स्क्वायर, राइट।
इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो u आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू m 20 इंटू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 स्क्वायर, राइट। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, राइट, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 250, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 250 जूल, राइट। अब फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हाफ m v स्क्वायर, राइट, 1/2 मास आपका वही और v कितना हो गया 2, तो यहां से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 20 स्क्वायर, राइट, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 जूल, राइट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो वर्क डन क्या है आपका, वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी EI माइनस EF, राइट। तो डेट इज 250 माइनस 40 जूल, डेट इज इक्वल्स टू 210 जूल, 210 जूल, राइट। तो ये आपका वर्क डन होगा, राइट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg moving at a velocity of 60 km/h, राइट, कि कितना वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है एक कार को रोकने के लिए, यानी कि उसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0, राइट, ऑफ मास, राइट, और मास कितना है उसका 1500 kg, right, moving with a velocity of 60 km/h, यानी कि that is your initial velocity, 60 km/h है। इसको भी यहाँ पे चेंज कर लीजिए आप मीटर पर सेकेंड, राइट, और ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, इसको फ्रैक्शन में रहने दीजिए अभी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इज 0, यहां पर भी सेम यही, चेंज इन काइनेटिक वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज़ यहां पर भी क्या है, आपकी कार क्या है, मोशन में है, तो मोशन में कौन सी एनर्जी होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहां पे कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू EI माइनस EF, राइट। EI कितना होगा 1/2 m u स्क्वायर, राइट, इज 1/2 m 1500 into u 50/3 का स्क्वायर, और जब आप इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 2083333.3 जूल, राइट, ये हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1/2 m v स्क्वायर, और v क्या है यहाँ पे 0, तो पूरी आपकी टर्म 0 हो गई, राइट। तो यहां पर आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा आपका EI माइनस EF, और यहां पे that will be equal to 2083333.3 जूल, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 0। तो यहां पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही आपका यहां पर वर्क डन होगा, बिकॉज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जब आपकी कार मोशन में आएगी, v आप जब मोशन में है ही नहीं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तब तक ही है जब तक आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट above the ground, right। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, तो मास इज 12 kg, right, it is at a certain height above the ground if the potential energy of the object is 480 joule, potential energy K EP is equals to 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground, वो हाइट जिस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट।
जी हमें यहाँ पे दिया हुआ है डेट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, mgh। क्या फाइंड आउट करना है, h। तो h क्या होगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg, राइट। पोटेंशियल एनर्जी 480 अपॉन 12 इंटू 10, राइट। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, राइट। 4 मीटर कहां, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 4 मीटर अबव, राइट, आपका वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो पोजीशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, राइट। मास कितना है, 40 kg, is raised to a height of 5 meter above the ground। h जो है वो है 5 मीटर। What is its potential energy? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहले यहाँ तक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पर आप जो है पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल्स टू mgh, m इंटू g, राइट। g यहाँ पर आप 10 ले लीजिए इंटू h 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 जूल, राइट। लेकिन अभी उससे क्वेश्चन में आगे भी क्या पूछा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल व्हाट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड हो गया, राइट। यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये जो आपकी हाइट है डेट इज 5 मीटर, और राइट, और इसका मास कितना है, 40 kg, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो सबसे पहले इसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी जब वो 5 मीटर की हाइट पे है, राइट। तो यहाँ पर आपने उस मास इंटू जी की वैल्यू 10 ली इंटू हाइट, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गया। देन वो पूछता है उस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं, राइट। when we allow it to fall, right, what is kinetic energy, और kinetic energy किस कहां पर, when it is halfway down, जब ये यहां पर halfway होगा, यानी कि that means 2.5 मीटर, राइट। 2.5 ये and 2.5, राइट। तो इस पोजीशन पे राइट, तो इस पोजीशन पे जब वो यहां से 2.5 है, ग्राउंड से 2.5, राइट, मीटर होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ mv स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट केस। सेकंड के लिए हम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, राइट। m हमें यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 40 kg, वेलोसिटी नहीं पता है, वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इज इक्वल्स टू 2as, ये यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली जो है यहाँ पर जब था, यहाँ पे रेस्ट पे था, तो u इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें निकालना है v कितना है, राइट। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपकी टर्म 0 हो गई इंटू 2 इंटू a यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इट मींस 10, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे g, राइट। और ये s क्या है, यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज h, ये इसको बोल लीजिए s, राइट, राइट। तो इंटू s कितना 2.5 इज इक्वल्स टू, ये आप जब इसको सोल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका 15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
राइट, बिकॉज वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी स्क्वायर दैट मींस आपका 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इज इक्वल्स टू 40 इनटू v इज इक्वल्स टू 50 स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर को डायरेक्ट वैल्यू है तो वो आप v स्क्वायर है ना, दैट इज v स्क्वायर इज 50, है ना। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000 जूल, राइट। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी 1000 जूल। अब इसको करने का एक और मेथड है, एक और मेथड क्या कि आप निकालेंगे कि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने की बजाय यहाँ पर आप इन द प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मिडवे, राइट, ठीक है। तो और वहां पर फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लगा के टोटल एनर्जी में से टोटल जो काम मैकेनिकल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ पर मिडवे में और राइट मिडवे में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mg इंटू इसको मान लीजिए s, ठीक है, जो ये आपका डिस्टेंस है, राइट। तो m 40 इंटू g इंटू s कितना 2.5, दैट विल बी इक्वल टू कितना 1000 जूल, ठीक है, राइट, 1000 जूल आया। अब टोटल जो एनर्जी है दैट वाज, टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल जो एनर्जी यहां पर थी, यहां पर क्या था काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी 2000, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, राइट। तो 2000 माइनस 1000 जूल दैट इक्वल्स टू 1000 जूल। ये आपको समझ में आई कि ये कैसे आया आपका। देखिए कि जैसे हमने बात की थी कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है जब भी कोई आपका मोशन हो, राइट। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या है एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और जो भी आपके यहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 2000। अब जैसे जैसे वो नीचे जो है टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या आपकी कम होती जा रही है, बिकॉज यहाँ पर h की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो वेल h जितना आपका कम होगा पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती जाएगी। और जब हमने बात की थी कि जब टुवर्ड्स द ग्राउंड अंडर द ग्रेविटी जब कोई चीज फॉल करती है तो उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है ना। तो वहां पे कौन सा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वेलोसिटी आपकी जैसे जैसे ग्राउंड के पास जाता है वेलोसिटी इंक्रीज करती रहती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज करती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज करती रहेगी। और इस पॉइंट पे जाके आपका क्या है, जब इस पे पहुंचने से पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी 0 हो जाएगी बिकॉज h इज इक्वल्स टू 0, और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, राइट। अब मिडवे में क्या होगा कि यहाँ पर या तो हम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली यहाँ से निकाल लें कितनी होगी, सेकंड थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें mg into h। इस टाइम पे हाइट कितनी है, ये कितनी है 2.5। तो यहाँ से पहले हम जो है हाइट पोटेंशियल एनर्जी निकालें और टोटल एनर्जी हमें पता है कितनी थी 2000, उसमें से ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको माइनस कर दें तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि कितनी है, because the total energy, total mechanical energy is a sum of the kinetic energy and the potential energy at that point। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गर्ल्स A and B each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 मीटर। टू गर्ल्स हैं A और B, दोनों का वेट जो है सेम है 400 न्यूटन। देखिए यहाँ पे वेट दिया हुआ, राइट, नॉट मास, दैट इज वेट, राइट। और हाइट दी हुई आपको 8 मीटर। गर्ल A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl, right? तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है कि
राइट। दोनों गर्ल्स ने जो पावर यहाँ पे एक्सटेंड, जो दोनों गर्ल्स ने जो यहाँ पे पावर एक्सपेंड की वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, राइट। और पावर के लिए फॉर्मूला क्या था, पावर, व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, फोर्स अपॉन पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, व्हाट इज द पावर, पहले करते हैं फॉर गर्ल ए, फॉर ए पहले करते हैं फॉर गर्ल ए, that is that power is equals to work upon time, work upon time, and work किसके इक्वल होता है, that's equals to the energy, right। और यहाँ पर आपकी कौन सी एनर्जी यहाँ पर है, कौन सी एनर्जी आप लेंगे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज there is a height of 8 मीटर, राइट। वो 8 मीटर की हाइट जो है वो क्लाइंब अप कर रहे हैं 8 मीटर हाइट पे, राइट। तो 8 मीटर की हाइट यहाँ पे है, यानी कि 8 मीटर हाइट पे जब वो होंगे तो वो, राइट, तो 8 मीटर की हाइट पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला है mgh अपॉन t। अब देखिए यहाँ पर mg, राइट, यहाँ पर क्या है, ये जो आपको वेट दिया हुआ है mg is equals to 400 न्यूटन, बिकॉज वेट जो है आपका, वेट इक्वल होता है आपका, वेट इज इक्वल्स टू mg, राइट, एंड दैट्स इक्वल्स टू 400 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली mg की वैल्यू क्या रखेंगे, 400, राइट, इनटू h, कितनी हाइट है, वो क्लाइंब करते हैं 8 अपॉन t। अब फॉर गर्ल ए की बात होती है तो वो कितने सेकंड्स में करती है, कितने टाइम में करती है, 20 सेकंड्स में, राइट। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 160 वॉट, द पावर, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, तो 160 वॉट, राइट। अब बात करते हैं फॉर गर्ल बी, पावर is equals to work upon time, right। यहां पे आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, राइट, दैट्स इक्वल्स टू, राइट। या आप यहां पर जो है आप यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ही कर लीजिए, राइट, यानी कि EP, ठीक है। वर्क इज इक्वल्स, यहां पे वर्क जो है दैट्स इक्वल्स टू योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, राइट। वेट सेम था, राइट, 400 इनटू h, हाइट भी सेम है, दोनों सेम हाइट जो है क्लाइंब अप कर रहे हैं, जस्ट टाइम आपका डिफरेंट है, वो उसी हाइट को 50 सेकंड्स में जो है कंप्लीट करती है, राइट। तो यहां से या आपका जब आप उसको सोल्व करेंगे तो याद आएगा आपका 64 वॉट, राइट। तो गर्ल ए जो है वो 160 वॉट पावर एक्सपेंड करती है, और जो आपकी गर्ल बी है वो 64 वॉट जो है पावर एक्सपेंड करती है, राइट। तो ये चीज समझ में आई कि किस तरह से सॉल्व करना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट की बात थी कि वो हाइट क्लाइंब अप कर रहे हैं, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में वो मूव कर रहे थे, और 8 मीटर की हाइट जो है वो अटेन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, और वहां से जो है दोनों की पावर जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जब कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के चारों ओर जो है, अर्थ के अराउंड जो है, जब कोई सैटेलाइट हो गई या मून हो गया, मून इज आल्सो ए सैटेलाइट फॉर अर्थ, राइट। तो मून या कोई भी सैटेलाइट जब इसके अराउंड जो है रोटेट करते हैं, राइट, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इस पे कितना वर्क डन करती है, राइट। बिकॉज ये आपको पता है कि जो मून या वो भी सैटेलाइट जो भी इसके अराउंड जो है मूव कर रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी की वजह से जो है वो इसके चारों ओर जो है मूव कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने लिखी यहाँ पे फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए क्या है, हम क्या मान रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो सैटेलाइट है वो यहीं पर है आपकी, ठीक है। दैट इज योर रेडियस ऑफ अर्थ,
बिकॉज अगर किसी भी पोजीशन में जो है आपकी सैटेलाइट जो मूव कर रही है किसी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो हमने वो यहाँ अभी जस्ट हमने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि क्या है, तो उसको मान लिया कि यहाँ पर है, राइट, ठीक है। अब क्या है, राइट, अब देखिए कि जब जो आपकी जो सैटेलाइट है वो कौन से पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, राइट, ठीक, राइट। हम अभी अर्थ को भी जो है सर्कुलर ही मान के चल रहे हैं और जो ऑर्बिट है वो भी जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है वो भी हम सर्कुलर यहाँ पे मान रहे हैं। तो क्या है कि जब आपकी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो जब हमने मोशन वाला चैप्टर किया था तब हमने वहां पे स्टडी किया था कि सर्कुलर पाथ में एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एवरी पॉइंट जो है जो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो है चेंज होती है, राइट, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और वो डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट उस पे जो सर्कुलर पाथ है उसके टेंजेंट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट जो वहां से निकलेगी that will be its direction of movement, that will be the direction of displacement। अगर हम इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे जो आपका सैटेलाइट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट, अगर इस पॉइंट पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं, मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटी यहाँ से हटा दी, तो इस पॉइंट पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटती है, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस पॉइंट के टेंजेंट, सर्कुलर पाथ के टेंजेंट, राइट। अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये ना हो यहाँ पर तो ये जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी, राइट, जैसे कि आपका सेंट्रीपिटल के केस में होता है, वहां पर जैसे यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक्ट करता है, राइट। तो जैसे ये आपका फोर्स हटेगा तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हुए जो है चली जाएगी। तो एट एवरी तो सर्कुलर पाथ में एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, वो उस पॉइंट के टेंजेंट होगी, राइट। तो ये क्या, ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स जो आपका एक्ट कर रहा है किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है दैट इज योर फोर्स, फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज योर फोर्स। जो अर्थ है वो सैटेलाइट को इस अपने सेंटर की तरफ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है, उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पे अप्लाई कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है अपने सेंटर की तरफ, राइट। ये होगी कि वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, राइट। और एट दैट पॉइंट अगर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो कंडीशन हमने पुली वाले केस में की थी या डंकी वाला जो केस था उसमें जो की थी वही यहाँ पे बन रही है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर फोर्स और दैट इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ क्या होगा, cos 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन is equals to 0, right? It means कि तो इस केस में जब कोई सैटेलाइट या मून अर्थ के अराउंड मूव कर रही है तो आपका जो यहाँ पर वर्क डन होगा that will be 0 बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है आंसर आने वाला है, राइट। तो इसमें यही है कि वर्क डन 0 होगा बिकॉज यहाँ पर दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, और इस केस में जब 90 डिग्री पे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होता है वो 0 होगा।